नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सोनभद्र में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह पत्रकारों के एक सवाल से नाराज हो गए। दरअसल पत्रकारों ने ग्राम पंचायत में हो रहे घोटाले को लेकर मंत्री जी से सवाल पूछा था। इंडिया न्यूज ने भी ग्राम पंचायतों में हो रहे घोटाले की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। घोटाले पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री जी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पहले जनता के लिए रिबन कटवाओ, फिर आप लोग रिबोर में घोटाले की बात करने लगते हो। मैं आपका मेहमान हूं, घर की पंचायत करने नहीं आया। शिकायत करिए, फिर कार्रवाई करूंगा। रिबोर हमने कराया जनता, सोनभद्र की जनता की आवश्यकता के अनुरूप। प्रधान आपके थे, सेक्रेटरी मोस्टली आपके ज़िले के हैं, डिस्ट्रिक्ट कैडर के हैं। अगर उसमें कहीं छोटी मोटी हम रिबोर न कराते तो आप कहते कि साहब यहाँ पानी की किल्लत थी और पानी बरसा, वाटर रिचार्ज हुआ, यहाँ के जिलाधिकारी ने पहले के बाद में तालाब खुदवाया, सोकपिट बनवाया, पानी ऊपर आया, तो आपका जो हैंडपम्प फेल हुआ उसको रिबोर करा देते। अब रिबोर करा दिया तब आपको ये शिकायत है कि उसमें बड़ा घपला हुआ। तो घपला आपके भाई ने किया, अगर आपके भतीजे ने किया तो मैं मंत्री हूँ, आप मेरे पास तथ्यात्मक शिकायत देंगे तो विधि के अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आपका मेहमान आके घर की पंचायत करे, ये आपके सम्मान के अनुरूप में है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सोनभद्र से विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, वो क्या सवाल था और क्यों मंत्री इस तरह से भड़क गए, उसके बाद क्या कुछ हुआ? देखिए, जिस तरह से ग्राम पंचायतों में, सोनभद्र की ग्राम पंचायतों में रिबोर के नाम पर महालूट चल रही थी और इंडिया न्यूज ने उसको प्रमुखता से दिखाया भी था। तो आज प्रबुद्ध सम्मेलन था भारतीय जनता पार्टी का और उसमें राजेंद्र प्रताप सिंह जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं वो आए हुए थे, वो मुख्य अतिथि थे। और जब उनसे ये सवाल पत्रकारों ने पूछा कि जिस तरह से रिबोर का खेल चल रहा है, घोटाले हो रहे हैं, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? इस पर मंत्री जी ने थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भाई एक तो पहले सरकार रिबोर कराती है, फिर आप लोग उस पर सवाल करते हैं कि घोटाले हो रहे हैं। तो इस तरह का जो बयान है वो कहीं न कहीं आप देखिए कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको बल मिलता है। और हम लोग जिस तरह से खबरें दिखाते हैं, सरकार के उस काम को दिखाते हैं जो जहां सरकार देख नहीं पाती है, उसके बावजूद जब हम लोग संज्ञान में डालते हैं तो ये कहकर पल्ला झाड़ दिया जाता है कि ये हम घर की पंचायत करने नहीं आए हैं इस तरह से। तो इस तरह का बयान एक जिम्मेदार मंत्री की तरफ से निश्चित तौर पर उन भ्रष्टाचारियों को बल मिलता है कि वो भी ये सोचते हैं कि मीडिया चाहे कुछ भी दिखाती रहे लेकिन कार्रवाई कुछ होना नहीं है। तो इस तरह का बयान मंत्री जी को नहीं देना चाहिए। जिस तरह से मंत्री जी की जो छवि है वो बहुत तेज तर्रार नेताओं में आती है, वो बहुत ईमानदार है। और निश्चित तौर पर मैं ये बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम पंचायतों में पैसा दिया है उससे ग्राम पंचायतों की तस्वीर बदल सकती थी। वहाँ संगमरमर की सड़कें और तमाम बहुत सारी सुविधाएं भी हो सकती थी, लेकिन जो घोटाले हो रहे हैं और इंडिया न्यूज़ लगातार इसको प्रमुखता से दिखा रहा है। उसके बाद जब संज्ञान में डालने की बात आती है, मंत्री जी को बताया जाता है कि लखनऊ से जिले में आते हैं, तो जनता भी इस अपेक्षा में बैठी है कि एक बड़ा मंत्री आया है और उससे ये बात कही जाएगी। मीडिया भी उम्मीद लगा के बैठी रहती है अगर हम इस चीज़ को संज्ञान में डालेंगे तो निश्चित भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से मंत्री ने बयान दिया है कि हम बिल्कुल विवेक, समझना की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि मीडिया का सिर्फ ये काम है कि हम जनता के मुद्दे को उठा सकते हैं और जो योजनाएं हैं सरकार की वो जनता तक पहुंचाते हैं। ऐसे में आप लोगों को भी समझना चाहिए। ठीक विवेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल में लगी पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग एक बार फिर उठने लगी है। बीजेपी के मंडल प्रवक्ता शिवांग तिवारी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक पत्र खून से लिखकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन ने ज्ञापन दिया। शिवांग तिवारी की माने तो मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्स हैं जिसने देश के टुकड़े कराए थे। उस व्यक्ति की तस्वीर AMU में लगी होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अगर ये तस्वीर हटाई नहीं जाती तो राष्ट्रवादी युवा एएमयू के लिए कूच करके खुद हटाने को मजबूर होंगे। जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम तस्वीर हटाने को लेकर कई बार मांग करते हुए एएमयू वीसी को पत्र भी लिख चुके हैं और अब चुनाव से पहले एक बार फिर से जिन्ना का जिन बाहर आ चुका है। हमने यहाँ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है उसको हटाने के संदर्भ में हमने खून से पत्र लिखा है और हम मांग करते हैं तो जो बात के टुकड़े करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की जो तस्वीर लगी हुई है उसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाता तो अलीगढ़ का राष्ट्रवादी युवा वर्ग तस्वीर उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, जिस तरीके से पहले भी इस तरह की मांग उठी और एक बार फिर इस तरह की मांग उठी, आगे क्या कुछ इस पूरे मामले पर? उसके यूनियन हॉल में एक जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। वहीं आज जो बीजेपी के पदाधिकारी है, खासकर जो मंडल प्रवक्ता है श्रीमान कौशिक, उनके द्वारा आज कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन दिया गया। हालांकि जो लिखा गया था उसमें यही लिखा हुआ था कि जो जिन्ना है जिसने हिंदुस्तान के टुकड़े किए हैं उसकी तस्वीर हिंदुस्तान के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा उस तस्वीर को बाहर निकाला जाए, नहीं तो अलीगढ़ का हिंदूवादी और राष्ट्रवादी युवा एएमयू में कूच कर उस तस्वीर को हटवाए। देखिए, पहली वाक्य नहीं है। जब लोकसभा 2019 का चुनाव हुआ था और 24 मई को जैसे ही वोट खुले थे तो वोट खुलने से पहले ही अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने तुरंत एक बयान दिया था कि जिन्ना की तस्वीर को हम पाकिस्तान भिजवाएंगे। इसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी को उन्होंने लगातार पत्राचार भी किए थे। देखिए, 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में आने वाले हैं और उससे पहले एक बार जिन्ना का जिन बाहर निकले, यानी जिन्ना की तस्वीर को दोबारा मांग उठी हुई साफ तौर से देखी जा रही है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो बीसी है उनको सांसद लगातार पत्राचार भी करते रहे, क्योंकि सांसद जो सुर्खियों में आए थे वो जिन्ना की तस्वीर को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। जब दूसरी बार वो सांसद चुने तो सबसे पहले उन्होंने पत्रकारों से, हालांकि वोट जब तक क्लियर नहीं हुए थे, जीत उनकी सुनिश्चित मान ली गई थी क्योंकि वोटों का अंतर इतना आता जा रहा था। लेकिन तभी सतीश गौतम ने यह बयान दिया था कि अब हम जो जिन्ना की तस्वीर अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनियन हॉल में लिखी है उसको हम पाकिस्तान में भेजेंगे। तो लगातार तमाम तरीके से जो प्रयास है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, वो प्रयास लगातार अब तक उठते चले गए जिन्ना की तस्वीर को हटाने के लिए। इसीलिए आज फिर एक ठीक मोहित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ 3 कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत की अगुवाई में किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह इस आंदोलन पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके साथ कई और मुद्दों पर इंडिया न्यूज के संवाददाता पंकज मंडल ने भानु प्रताप सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने राकेश टिकैत पर निशाना साधते हुए कहा कि वो राकेश टिकैत को किसान नेता मानते ही नहीं और वो एक राष्ट्रवादी आतंकवादी गैंग का लीडर है। मुजफ्फरनगर में हुए किसान महापंचायत में यह ऐलान किया गया था कि 9-10 सितंबर को लखनऊ में 2 दिवसीय किसान मोर्चा की बैठक होगी जिसमें तमाम किसान के पदाधिकारी मौजूद होंगे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह हैं। इनसे जानते हैं कि इस बैठक का कितना समर्थन करते हैं और जो आंदोलन हो रहा है उसका मूल उद्देश्य क्या है। क्या 2022 के चुनाव को लेकर इसको टारगेट किया जा रहा है? क्या आने वाले समय में यूपी के लिए कुछ नया होगा? जी, आज 2 दिवसीय बैठक होनी है भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारियों के साथ, संयुक्त मोर्चा बैठक होनी है। किस तरह से मानते हैं, क्या आप उसमें शामिल होंगे? ऐसा है, राकेश टिकैत के संगठन की जो मीटिंग होगी, मेरा नाम है भानु प्रताप सिंह और मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जो ब्रज के विरक्त संत पूजनीय रमेश बाबा ने संगठन बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको पद्मश्री दिया है और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी बाबा के पास वहाँ गौशाला देखने और वैसे कई बार जा चुके हैं। मैं राकेश टिकैत को किसान नेता नहीं मानता। राकेश टिकैत एक राष्ट्रीय आतंकवादी गैंग का लीडर है। उसके सारे साथी यही कर रहे हैं, अलीगढ़ के यही कर रहे हैं और उसके गौतम मुंडा के जो साथ है वो भी यही कर रहे हैं और वो धौंस धप्पड़ देके ये चाहते हैं कि भानु चुप हो जाए। भानु है, भानु का पर्यायवाची सब सुर होता है। उसने मुजफ्फरनगर से कहा योगी को उत्तराखंड जाना चाहिए और माननीय मोदी जी को
गुजरात जाना चाहिए, इस तरह की बातें कर रहा है। मेरा खून खोल रहा है। मैं उसकी मीटिंग में कभी न गया, न जाऊंगा। और सरकार से, केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आता है और सिंधु और टिगरी पंजाब में आमे या कहीं आमे, उनको सबको गिरफ्तार करके गैंग बहुत दिन में खुल पाता है कि कौन आतंकवादी है, कौन क्या है। इसलिए अब तो शासन भी जान गया, प्रशासन भी जान गया। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा है, आतंकवादी नहीं तो और क्या है, ये किसान नेता है। राजनीतिक होना चाहिए किसान नेता को। इसलिए चाहे 9-10 में यहां मीटिंग हो, मैं कमिश्नर साहब से मांग करता हूं लखनऊ इंदिरा नगर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत वाले जो यहां पर लूट खसोट करते हैं, उनका कोई मीटिंग, कोई सभा न होने दी जाए, और यदि ज्यादा करें तो सबको जेल भेज दिया जाए। जय जय श्री राधे। बिल्कुल, ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राकेश टिकैत बहुत बड़ा। यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में बांदा में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बताया कि बुंदेलखंड किसान यूनियन का एक निषाद पार्टी में विलय हो गया है। उन्होंने कहा कि अब निषाद पार्टी के साथ बुंदेलखंड किसान यूनियन कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा और चुनाव में बीजेपी से मिलकर उसका समर्थन करेगा, और सरकार बनते ही हम कई ऐसे नए कानूनों को बनाने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखेंगे जिससे समाज का भला भी हो सके। बुंदेलखंड की भी समस्या राजनीतिक दल से संभव है, किसानों की भी समस्या राजनीतिक दल से संभव है। तो मैं इनको ये आज कम से कम 5000 लोग इकट्ठे हैं, आज निषाद पार्टी के साथ समर्थन देने आए हैं कि बुंदेलखंड किसान यूनियन है वो निषाद पार्टी के साथ रहेगा। 2022 में जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी है और जिन मुद्दों के लिए वहाँ निषाद पार्टी है, उसी के साथ किसानों के भी मुद्दे को, बुंदेलखंड के मुद्दे को शीर्ष नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी से मिलकर बनाने की कोशिश। कांग्रेस ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लालू ने गोला से अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि मैरिज लॉन में किसान महापंचायत में बीजेपी समेत कुछ दल भ्रम फैला रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस मजबूत इरादे के साथ प्रदेश में सभी 403 विधानसभा सीटों और अपने प्रत्याशी उतारेगी और सत्तारूढ़ सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, 3 नए कृषि कानून के जरिए किसानों का शोषण समेत अन्य जन विरोधी मुद्दों को लेकर जनता के समक्ष जाएगी। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि पिछली 32 सालों के दौरान प्रदेश की सत्ता में काबिज रही सपा, बसपा और भाजपा सरकार ने अपनी नीतियां इस राज्य बदहाली की कगार पर है। दिवंगत नेता कल्याण सिंह की अस्थि कलश आज अयोध्या पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने सरयू नदी के बीच धारा में अस्थियों का विसर्जन किया। उनकी अस्थियों को उनके बेटे राजवीर सिंह ने विसर्जित किया था। अस्थियों को सरयू में विसर्जित करने के बाद राजवीर सिंह ने कहा कि बाबूजी की इच्छा पूरी हुई। इसके साथ ही राजवीर सिंह ने अयोध्या की जनता का आभार भी जताया। देखिए, बाबूजी शरीर से तो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी अस्थियों का विसर्जन मैंने आज सरयू में अयोध्या में किया है। बाबूजी का जो सपना अधूरा रह गया था कि मैं दर्शन करने के बाद जाऊंगा, जीते जी तो नहीं आ पाए, लेकिन मैं उनकी अस्थियों को लेकर आया हूं। विसर्जन किया है मैंने आज। उनकी आत्मा को निश्चित रूप से शांति मिलेगी और आज वो बहुत खुश होंगे। यूपी में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर तैयार हो चुकी है। 22 के रण को जीतने के लिए बीजेपी का क्या प्लान है, इसको हमारे संवाददाता रजनीश ने बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री विनोद सोनकर के साथ खास बातचीत की। इस बातचीत में विनोद सोनकर ने चुनावी तैयारियों के साथ ही किसान के मुद्दों और राहुल गांधी के वैष्णो धाम की यात्रा पर तंज कसा है। बीजेपी कार्यालय पर मीटिंग हुई, जिसमें राष्ट्रीय मंत्री सोनकर साहब शिरकत की। हम बातचीत करेंगे तो क्या आखिर मीटिंग में निकला, क्या निकला। बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, और कार्यकर्ता के नाते, संगठन के नाते निरंतर बैठक करना भारतीय जनता पार्टी के रोज की
कार्यक्रमों में है। निश्चित रूप से अब उत्तर प्रदेश में चुनाव सन्निकट है और चुनाव नज़दीक है, तो अनेक विषयों पे संगठन की रणनीति पर चर्चा होती है। राहुल गांधी वैष्णो धाम गए हैं दर्शन करने, क्या लग रहा है कि हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस भी मूव कर रही है? उनका कहना है कि भाई भगवान तो हमारे भी है, ये बीजेपी एकाधिकार क्यों खोज रही है? हमने कब कहा भगवान हमारे? हम तो कहते थे भगवान सबके हैं, आप ही भगवान से दूर गए थे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव के समय भगवान की याद क्यों आती है? अरे भगवान तो हमेशा याद करना चाहिए। शायद हमेशा याद किए होते तो आज कांग्रेस की और राहुल गांधी की ये दशा न होती। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय मंत्री विनोद सोनकर थे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है चुनाव को लेकर, वो एक सेमीफाइनल होगा, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका होगी। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया। यूपी में दागी और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की फिर छटनी शुरू हो रही है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों में नाकारा पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग किए जाने का निर्देश दिया। 50 साल या उससे अधिक उम्र के दागी पुलिसकर्मियों को निर्वाह सेवानिवृत्त दिए जाने के लिए स्क्रीनिंग शुरू करने का आदेश दिया गया है। दरअसल सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पहले भी दागी पुलिसकर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। बीते दिनों 3 आईपीएस अफसरों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। 30 नवंबर तक स्क्रीनिंग का ब्यूरो डीजीपी मुख्यालय भेजने का निर्देश है। एडीजी स्थापना संजय सिंघल की तरफ से भेजे गए पत्र में 26 अक्टूबर 1985 से लेकर 6 जुलाई 2017 तक के कई शासनादेशों का हवाला भी दिया गया है और पहले की तरह कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। देखिए, ये तो सभी विभागों में प्रक्रिया है कि जो लोग अकर्मण्य हैं और जो कार्य नहीं करते हैं या जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं या जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे लोगों को विभाग में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और इसीलिए ये नियम बनाया गया था कि 50 साल के बाद ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो जिनकी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, उन लोगों को विभाग से सेवानिवृत्त कर दिया जाए। इनफैक्ट यह कोई पनिशमेंट नहीं है, यह एक प्री मैच्योर रिटायरमेंट है, लेकिन इसको होना आवश्यक है और करना भी चाहिए। लेकिन इसके लिए यह भी आवश्यक है कि जो संबंधित अधिकारी होते हैं वे अपने मातहत कर्मचारियों का ACR ऑब्जेक्टिवली तैयार करें और लिखें, क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर ACR लिखा जाएगा उतना ही अच्छी तरीके से स्क्रीनिंग संभव हो पाएगी। यूपी में दागी पुलिसकर्मियों की होगी छटनी। आपको बता दें, ऐसे पुलिसकर्मी जो कि भ्रष्ट हैं, अनफिट हैं या ऐसे हैं जिन पे करप्शन के आरोप लगे हैं, और साफ तौर पे ऐसे पुलिसकर्मियों की छटनी होगी और साफ तौर पे उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। आपको बता दें, प्रदेश में दागी और भ्रष्ट कर्मियों की फिर से छटनी होने जा रही है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों में नाकारा पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग किए जाने के निर्देश दिए हैं। 50 साल या उससे ज़्यादा आयु के जो दागी पुलिसकर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए स्क्रीनिंग का काम है वो शुरू करने का आदेश दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले भी दागी पुलिसकर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। बीते दिनों 3 आईपीएस अफसरों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। 30 नवंबर तक स्क्रीनिंग का ब्यौरा डीजीपी मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, एडीजी स्थापना की तरफ से भेजे गए पत्र में 50 साल या उससे ऊपर की उम्र के जो कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए स्क्रीनिंग की कार्यवाही समय और नियम के मुताबिक कराने को कहा गया है। इस पत्र में 26 अक्टूबर 1985 से लेकर 6 जुलाई 2017 तक के कई शासनादेशों का हवाला भी दिया गया है। इससे पहले की तरह कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है और 30 नवंबर तक स्क्रीनिंग का ब्यौरा डीजीपी मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले योगी सरकार लगातार 4.5 सालों में तमाम तरह से फैसले ले चुकी है कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। वहीं अगर बात करें तो ऐसे दागी, भ्रष्ट और अनफिट पुलिसकर्मियों को लेकर भी अब तैयारी हो रही है उनको चिन्हित करने की, ताकि उनको बाहर का रास्ता है वो दिखाया जा सके। रवि कुमार। यूपी में इन दिनों बुखार की चपेट में आने से कई मासूम बच्चे अब तक दम तोड़ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कानपुर देहात में लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ बुखार से पीड़ित बच्चों का इलाज अब एक्सपायरी दवाओं के सहारे किया जा रहा है। दरअसल यहाँ जिला अस्पताल में बुखार से पीड़ित बच्चों को स्टाफ ने एक्सपायरी डेट की DNS चढ़ा दिया। इस बच्चे को जो बोतल लगाई गई वो मई 2021 में एक्सपायर हो चुकी है। बावजूद इसके इस एक्सपायरी फ्लूइड को इस बच्चे को लगा दिया गया। मामला मीडिया में सामने आने के बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में
इस डिप को हटा दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जिला अस्पताल के फार्मासिस्ट इस पूरे मामले में खुद को दोषी नहीं मानते। उनका कहना है कि वो 2 महीने पहले आए हैं और इन दवाओं का स्टॉक पहले से रखा हुआ था। वहीं मामला हाईलाइट होने के बाद जिला सीएमओ ने 2 सदस्यों की एक टीम गठित कर जांच कराने की बात कही। चेकिंग करके ही भेजा जाता है, क्योंकि मैंने अभी चार्ज लिए 2 महीने हुए, 2 महीने का ये नहीं गया हुआ, क्योंकि नियर एक्सपायरी हमको ये बता तो रहा हूँ आपके पास, उनको जगह अगर कहीं बहुत पहले मिला होगा, पड़ा होगा, उनके पास रह गया होगा, क्योंकि इधर मैंने चार्ज लिए 2 महीने हुए, 2 महीने में मेरे पास इस एक्सपायरी का कोई माल नहीं है। बोतल जो है ये किसी बच्चे को चढ़ाई जा रही थी जो एक्सपायरी डेट की थी। देखिए सूचना पर मैं आया था, यहाँ सीएमएस साहब भी मौजूद हैं और इसको देख लिया गया है। इसमें एक बोतल जो है वो मई का एक्सपायरी है, बाकी इसमें जो बोतल्स हैं वो अगस्त के एक्सपायरी है। तो ये इसका जो है लिस्ट बनाई जा रही है बैच वाइज, जो ये देखा जाएगा कि ये कब इनको स्टोर से मिला था और इसका कौन इंचार्ज था और किन परिस्थितियों में इसको अगर समय से इसका इस्तेमाल एक तो नहीं हुआ और इस्तेमाल न होने के बाद जो है अगर एक्सपायरी थी तो इसका समय से सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे के इसको क्यों नहीं हटाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।